गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है तथा किन जंतुओं में यह पाया जाता है। फर्स्ट हमें पैरासाइट्स या परजीवी के बारे में पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होते हैं। दो जीव जिनमें ऐसा संबंध होता है जिसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी के शरीर के अंदर या बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है और उसी जीव के द्वारा उसको सुरक्षा भी मिलती है, तो इसे परजीविता कहते हैं। परजीविता में एक प्राणी को हानि होती है और दूसरे को लाभ प्राप्त होता है। लाभ उठाने वाला प्राणी परजीवी या पैरासाइट कहलाता है और हानि उठाने वाला जीव पोषक या होस्ट कहलाता है। वह जाति जो अन्य किंतु निश्चित जाति पर जीव वैज्ञानिक एवं आर्थिक रूप से अपने समस्त जीवन भर उससे संबंधित रहती है, उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी या एंडोपैरासाइट और बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट। अंतःपरजीवी वे होते हैं जो प्राणी के शरीर के अंदर रहते हैं और उस प्राणी के शरीर में ही अपनी पूरी लाइफ को बिताते हैं। बाह्य परजीवी वे होते हैं जो होस्ट के शरीर में बाहर की तरफ निर्भर रहते हैं। परजीवी हमेशा अपने भोजन को पोषक या होस्ट से प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पर हमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एंडोपैरासाइट में लिवर फ्लूक और टीनोसोलियम और एक्टोपैरासाइट में लीच का पढ़ना है। फर्स्ट है लिवर फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका। तो न्यूट्रिशन इन फैसियोला हेपेटिका। फैसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक जो है, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, यह यकृत कृमि होता है और अपने प्राथमिक पोषक भेड़ के लीवर या बाइल डक्ट्स में पाया जाता है। ये यहीं पर रहकर अपने होस्ट से पोषण प्राप्त करता है। इसके लिए इसे के बॉडी में विशेष तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। लिवर फ्लूक एंडोपैरासाइट है। इसकी जो बॉडी की बाहरी सतह होती है वो इंटेग्यूमेंट कहलाती है, जो कि इसको प्रोटेक्शन का हेल्प करती है। इंटेग्यूमेंट की बाहरी सतह पर बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं जो कि इसकी सरफेस को बढ़ा देते हैं। इसकी सरफेस के बढ़ने की वजह से इसमें पोषक की जो है या होस्ट है उसमें जो लिक्विड होता है उसको ये भोजन के रूप में अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसके इंटेग्यूमेंट्स में पोर कैनाल्स भी पाई जाती हैं जो भी अवशोषण में हेल्प करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अंतःपरजीवी होने की वजह से इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है इनकम्प्लीट होती है। दो तरह की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंडोपैरासाइट्स में पाई जाती है जिसमें एनस का अभाव होता है। माउथ से एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें सारे पार्ट्स होते हैं वो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। लिवर फ्लूक का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच्ड होती है। एलिमेंट्री कैनाल में निम्नलिखित भाग होते हैं। फर्स्ट होता है माउथ और ओरल चैम्बर,
फिर होता है फेरिंग्स, इसोफेगस, इंटेस्टाइन। लिवर फ्लूक के जो एंटीरियर एंड है उसका जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक कॉनिकल शेप का माउथ पाया जाता है जिसे ओरल लोब भी कहते हैं। इस ओरल लोब में ऊपर की ओर बिल्कुल छोटा सा माउथ होता है और चारों तरफ पेज मस्कुलर ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे ओरल सक्कर कहते हैं। इस ओरल सक्कर की सहायता से ये अपने होस्ट में चिपकने का काम भी करता है। इस ओरल सक्कर्स में कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो इसके आगे के पोर्शन में फैली रहती हैं। माउथ ओरल चैम्बर में खुलता है। ओरल चैम्बर ट्यूब्यूलर फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स या ग्रसनी एक ओवॉइड और मस्कुलर ट्यूब्यूलर संरचना होती है। इसकी गुहा नैरो होती है या संकरी होती है तथा इसके अंदर रेडियल मसल्स पाई जाती है जिससे ये सक्शन पंप या चूषक पंप का कार्य करती है और भोजन को चूसने में हेल्प करती है। फेरिंग्स में कई तरह की फेरिंजियल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। फेरिंग्स एक छोटी सी संरचना होती है जिसे इसोफेगस खुलता है उसमें खुलती है। इसोफेगस फेरिंग्स और आंत को जोड़ने का काम करती है। इसकी इंटेस्टाइन दो लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड होती है जैसा कि डाइवर्टिकुला कहते हैं। डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। ये इंटेस्टाइन इसके लास्ट तक फैली रहती है। पीछे की तरफ इंटेस्टाइन जो है ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुला में समाप्त हो जाती है। आंत की दोनों सिरों पे जो बाहर की ओर बहिर्वर्णियाँ या एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई देती है उसे क्रूरा या सीका कहते हैं, जो एनिमल की पूरी लंबाई में अंदर से बाहर की ओर फैली रहती है। जो इंटेस्टाइनल सीका है वो बाहर की ओर अधिक संख्या में होती है, अंदर की ओर ये कम पाई जाती है। इस एनिमल में एनस का अभाव होता है। एनिमल में डाइजेशन किस तरह से होता है वो ये है कि इसकी ग्रसनी व ग्रसिका की जो लेयर है, इसोफेगस और फेरिंग्स की लेयर अंदर से क्यूटिकल की बनी होती है, जबकि इंटेस्टाइन की लेयर एंडोडर्म की कॉल्यूमनर सेल्स या स्तंभी उपकला कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। एनिमल अपने फूड में होस्ट की बाइल डक्ट में रहते हुए वहाँ से पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। इसके पोषक पदार्थ में बाइल और लिम्फ और रक्त पाया जाता है जो कि यह अपने सक्टोरियल पंप के द्वारा प्राप्त करता है। इसका फीडिंग मैकेनिज्म बहुत ही सरल होता है। भोजन जो कि यह तरल अवस्था में या लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है वो मुख और जो ओरल सक्कर है उसमें जो मस्कुलर मसल्स पाई जाती है उनकी सहायता से प्राप्त करता है। मस्कुलर मसल्स एक सक्शन पंप का कार्य करती है जिससे कि उसके चारों तरफ जो लिक्विड फॉर्म में भोजन होता है वो उसमें चूस लिया जाता है। लिवर फ्लूक के डाइजेशन के बारे में अभी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं है कि इसमें डाइजेशन किस तरह से होता है। फिर भी कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर या बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है। भोजन का डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन की डाइवर्टिकुला जो होता है उनमें होता है। लिवर फ्लूक में सर्कुलेटरी सिस्टम का अभाव होता है तथा भोजन का वितरण का कार्य भी इंटेस्टाइन ही करती है। जो डाइजेस्टिव फूड होता है
उसके वितरण के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटेस्टाइन की जो डाइवर्टिकुला है वो मेसेनकाइमल सेल्स की सहायता से करती है। इसके जैसा कि शुरू में बताया गया है, इसका इंटेग्यूमेंट जो होता है, एनिमल की बाह्य सतह जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं। उन फोल्ड्स की सहायता से इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और ये फोल्ड जो है उनसे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसकी बॉडी सरफेस से अवशोषित कर लिए जाते हैं और जो एक्स्ट्रा फूड है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में इसकी बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, वो इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में पैरेन्काइमा में ही विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरह से टीनिया सोलियम में डाइजेशन होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन टीनिया सोलियम। लीवर फ्लूक की तरह टीनिया सोलियम भी एक अंतर परजीवी होता है या एंडोपैरासाइट होता है। यह मनुष्य की इंटेस्टाइन में रहता है। टीनिया सोलियम भी ऐसे स्थान पर निवास करता है जहाँ इसको पचित भोजन पाया जाता है। टीनिया सोलियम में पाचन तंत्र का पूर्णतः अभाव होता है क्योंकि ये एक एंडोपैरासाइट है और इसमें एक एपोलाइसिस की क्रिया पाई जाती है जिसके इसके पीछे का पोर्शन गिरता रहता है और नया पोर्शन बढ़ता है, इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अभाव होता है। टीनिया सोलियम पोषण या होस्ट की आंत से अपना भोजन प्राप्त करता है जो कि विसरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विसरण विधि में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड मूवमेंट होता है। तो एनिमल विसरण विधि से बॉडी सरफेस के द्वारा फूड पार्टिकल्स को प्राप्त करता है। इसमें अवशोषण के लिए इसका जो इंटेग्यूमेंट होता है टीनिया सोलियम का, उसमें खूब सारी माइक्रोविलाई पाई जाती है। ये माइक्रोविलाई जो है उन्हें माइक्रो ट्रैकीज कहते हैं। ये संरचनाएं जो होती है इसके एनिमल के अवशोषण एरिया को बढ़ा देती है। इसमें एनिमल में आगे की ओर स्कोलेक्स पाया जाता है जो इसके फीडिंग में हेल्प करता है। माइक्रोट्रैकीज के अलावा इसके इंटेग्यूमेंट में असंख्य पोर कैनाल्स पाई जाती हैं। ये पोर कैनाल्स की सहायता से इंटेस्टाइन से अपने फूड पार्टिकल्स के लिक्विड को अवशोषित करता है। इन पोर कैनाल के कारण इसमें अवशोषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है तथा इसकी तुलना ब्लॉटिंग पेपर से की जा सकती है। अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध होने पे ये शरीर में ग्लाइकोजन और फैट बॉडीज के रूप में स्टोर किया जाता है।